ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे कैथोड किरणों के गुण। ठीक, रसायन विज्ञान कक्षा 11 अध्याय 4। तो कैथोड किरणों के गुण की अगर बात की जाए तो कैथोड किरणें जो है कैथोड वाले भाग से चलकर एनोड वाले भाग की तरफ चलकर जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो चित्र था वो कुछ इस टाइप का था, ठीक, और एक तार इधर से लगा हुआ था, एक तार जो है यहाँ से लगा हुआ था। ये हमारा माइनस वाला तार था और ये प्लस वाला तार। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे पेंट किया गया था। ये माइनस वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? कैथोड। क्या कहलाता है ये? कैथोड। तो इधर से प्रकाश किरणें जा रही थी किधर? माइनस से किस तरफ जा रही थी? प्लस की ओर, ठीक ना। और प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं? एनोड। तो यहाँ पे ये चीज स्पष्ट हो गया कि हमारी जो किरणें हैं कैथोड किरणें कैथोड वाले भाग से मतलब माइनस वाले भाग से चलकर किधर जाती है? एनोड की तरफ। एनोड मतलब क्या हो जाएगा? प्लस की ओर। तो माइनस से प्लस की ओर जा रही थी, ठीक ना। बात समझ आई? कोई दिक्कत? फिर दूसरा मामला आता है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं अर्थात चलती हैं। गमन करना मतलब चलना। तो कैथोड किरणें यहाँ पे हम देख नहीं रहे हैं कि सीधा जा रही है ना, तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये बात सही है। और यदि इनके मार्ग में कोई पहियाकार ब्लेड, जैसे आपका पंखा का ब्लेड नहीं होता है, हल्का वाला ब्लेड, ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश की किरण, ये कैथोड किरण जा रही है और इसके सामने मान लीजिए कोई एक तिरछी ब्लेड ऐसे पड़ जाए, ठीक है ना। बात सुनाई? तो ये जो है अगर एक तिरछी ब्लेड पड़ जाएगी तो जैसे आप हाथ से घुमा देते हैं तो वो घूम जाता है पहिया के आकार का, तो इस पे अगर टक्कर मारेंगे तो घूमेगा नहीं घूमेगा? घूम जाएगा ना। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर कैथोड किरणें जब सीधी रेखा में गमन कर रही हो तो उनके रास्ते में अगर कोई पहिया आ जाएगा ब्लेड वाला, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। अब इतना मोटा वाला नहीं घूमेगा, बारीक वाला, हल्का वाला। अर्थात ये किरणें किससे मिलकर बनी होती? कणों से। जैसे मान लीजिए कहीं पे ये ब्लेड रखा हुआ, उस पे जो है एक टुकड़ा पत्थर से मारिएगा तो क्या हो जाएगा? घूम जाएगा ना। अब उसका जो पंखुड़ी का स्थिति था, जैसे मान लीजिए एकदम सीधा था, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा घूम जाएगा, अपने स्थान से थोड़ा सा हट जाएगा। तो इस आधार पर जो है अब ये कैथोड किरणें जो होती है ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और ये किरणें जो होंगी जब कणों से मिलकर बनी है तो ये अगर किसी ब्लेड पर टक्कर मारेगी तो उसको नहीं घुमाएंगी, घुमा देती हैं, ठीक। तो वही लिखा है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं या चलती हैं और यदि इनके मार्ग में कोई पहियाकार ब्लेड लगा दिया जाए तो ये किरणें पहियाकार ब्लेड की पंखुड़ियों को घुमा देती हैं क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, ठीक। तो यही तो पंखुड़ियां तो यही है यार, जो इसका पत्ती जिसको हम लोग बोलते नहीं, ब्लेड का पत्ती, ओ क्या बोलते हैं, पंखे की जो पत्ती बोलते हैं जिसको हम, वही क्या होता है? पंखुड़ी होता है उसका, ठीक ना। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद जो है तीसरा वाला मामला आता है, कैथोड किरणें यदि किसी अपारदर्शी परत पर जाकर टकराते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर जो किरण निकल रही है कैथोड किरण, तो इतना तो आपको पता हो गया कणों से मिलकर बनी होती है। अब कहीं पे मान लीजिए आप हथौड़ा जो कण से मिलकर बना नहीं बना है, हथौड़ा वही बार बार पीटेंगे आप, पटकेंगे तो वहां पे क्या होगा? वो आवाज निकलेगा, उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो गर्म होगा नहीं होगा जहां आप मारेंगे बार बार? होगा ना। तो अगर ये किरणें जो है कणों से मिलकर बनी है, हथौड़ा भी कणों से मिलकर बना हुआ था, ये किरणें अगर कणों से मिलकर बनी हुई है, ये जो है किसी परत पर जाकर जो है टक्कर मारेंगे तो वहां पर क्या होगा? धीरे धीरे वो परत वहां पे गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये जब चलकर जाते हैं तो इनमें गतिज ऊर्जा रहती है और जब वहां पे गर्म हो जाएगा तो कौन सा ऊर्जा निकलेगा? ऊष्मीय ऊर्जा, गर्मी निकलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कैथोड किरणें जो है गतिज ऊर्जा के रूप में चलकर जाती हैं और उत्पन्न क्या करती हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। तो वही चीज लिखे हैं कि कैथोड किरणें किसी अपारदर्शी परत पर जाकर टकराती हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगर कारण की बात की जाए तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर, ठीक। फिर बात की जाती है कैथोड किरणें यदि उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अब एक मामला आता है उच्च गलनांक क्या होता है? मतलब वे तत्व या पदार्थ या धातुएं, ठीक, वे धातुएं जो बहुत ज्यादा गर्म करने पर पिघलेंगी। जैसे अगर
अगर आपसे बात की जाए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जो धातु तो है नहीं, ठीक। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसको आप थोड़ा सा गर्मी देंगे ना तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोहा वगैरह जो आप गर्म करते रहिए, ठीक ना, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इनका जो गलनांक होता है वो लगभग 3000 के आसपास होता है, लोहे का गलनांक बिंदु, ठीक। तो जब ये लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाएगा तब जाके पिघलेगा। इसके पहले लाल पीला गोरा काला होता जाएगा, है ना, पास में जानिए। तो अगर जो है इन कैथोड किरणों को बहुत देर पिघलने वाले धातु से टक्कर करवाया जाए तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा, एक्सरे उत्पन्न होगा। जो एक्सरे आपका मार्केट में नहीं होता है, जो एक्सरे करवाते हैं आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स किरणें क्या काम करती, कैसे उत्पन्न होती हैं। तो जब कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाली किसी धातु पर टक्कर करवाया जाता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है, एक्सरे उत्पन्न होती है, ठीक। अगला मामला आता है कैथोड किरणें यदि किसी धात्विक पन्नी कैथोड किरणें किसी धात्विक पन्नी की पतली परत को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी किताब में आपको मिलेगा कि सोने की पन्नी हो। अब सोने की पन्नी का मतलब जो है पन्नी के ऊपर जो पॉलिश मार दिया गया, ऐसा नहीं है। मतलब सोना जो है इसको पीट करके इतना बारीक कर दीजिए कि एकदम पन्नी जैसा हो जाए। चद्दर तो थोड़ा मोटा होता है और बारीक हो जाए तो पन्नी जैसा हो जाए। मतलब जितना आप उसको पतला कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक। और अगर उन पर जो है आप कैथोड किरणों को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है उसको आर पार करके निकल जाएंगी। इसका मतलब इनमें ऊर्जा अधिक होती है, कम होती है। हम कह सकते हैं कि इनमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। बात सुन, कोई दिक्कत, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब वो पढ़ेंगे प्रोटॉन या धन किरणों की खोज के बारे में, ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक रूम है, ठीक, और उसमें जो जंगला लगा हुआ है, ठीक, और उसमें जो जंगला लगा हुआ है उसमें जो है कुछ गोलाकार डिजाइनिंग भी है जंगले में। बात सुनिए, तो ये जो जंगला लगा हुआ है जो गोलाकार डिजाइनिंग है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला उसमें आप पत्थर फेंकिए, तो एक चीज ये बताइए, जब वो उस गोलाकार डिजाइन के अंदर, खोखले डिजाइन के अंदर पत्थर का टुकड़ा जाएगा तो आर पार निकल जाएगा। लेकिन अगर उसके अगल बगल टकराएगा तो वापस आएगा कि आर पार निकल जाएगा, वापस आ जाएगा ना, ठीक। तो लगभग सेम क्वालिटी का जो है यहाँ पे चित्र बना हुआ है कि ये जो प्लेट होती है ये एक जो है पन्नी होती है। क्या होती है, पन्नी होती है। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये छिद्र है। क्या है, ये छिद्र है, मतलब बहुत महीन छोटे छोटे छेद हैं, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एनोड या प्लस वाला तार इधर है और कैथोड या माइनस वाला तार इधर है। मतलब हम कह सकते हैं एनोड इसमें दाहिने तरफ है, कैथोड बाएं तरफ। बात समझ आई। अब अभी आपको हमने क्या बताया कि जब होल में से जो है पत्थर का टुकड़ा आपका जो है निकलेगा तब वो आर पार निकल जाएगा। अगर होल के अगल बगल टकराया, ठोस भाग पे टकराया तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह जो है एनोड वाले पार्ट में होता है तो इससे क्या होता है, कुछ किरणें निकलती हैं और ये किरणें चलकर जाती हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये गोलाकार वाला सब होल है। बात समझे। तो जब जो है प्रकाश की किरणें इन होल्स से होकर गुजरेंगी तो आर पार निकल जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए होल के बीच में एक, अब होल के बीच में अगल बगल जो है मतलब कुछ होल जो होंगे, जैसे मान लीजिए एक होल ये हो गया, एक होल ये हो गया, तो आर पार इसी में से निकलेगा। लेकिन ये वाला भाग तो ठोस है, इसमें से आर पार निकलेगा नहीं ना। तो जो होल के अगल बगल वाला भाग होता है, जो जिसमें जो है आर पार दिखाई नहीं देता है, उस पे जब प्रकाश की किरण जाके टकराएगी ये धन वाली किरणें, तो वो क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। बात समझे। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ तीर ऐसे बना हुआ है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, कुछ किरणें वापस भी आई हैं और ये किरणें जा रही हैं। ये किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें से जो किरणें जो है ठोस वाले भाग पर टकराती वो क्या हो जाती हैं, वापस हो जाती हैं। और जो होल्स में से गुजरती हैं वो आर पार निकल जाती हैं। तो जो किरणें
होल्स में से होकर या छिद्रों में से होकर आर पार निकल जाती हैं, उन्हीं किरणों को क्या नाम दिया गया? धन किरणें या कैनाल किरणें। ठीक, बात समझ आई। और ये जो वापसी वाली किरणें हैं, ये 20,000 में से, कितना में से? 20,000 में से एक कण या एक किरण, ठीक है, मतलब बहुत कम मात्रा में वापस आती है कि बहुत ज्यादा? बहुत कम। अगर 20,000 में मान लीजिए आपको दिया जाए 100 का जो है नोट दिया जाए और 20,000 रुपया हो टोटल, उसमें एक नोट फटा निकल जाए तो बहुत ज्यादा फटा निकला कि बहुत कम? बहुत कम। अगर 20,000 किरणों में से एक किरण वापस आ रही है तो बहुत ज्यादा वापस आ रही, बहुत कम? बहुत कम। और ये वापस आने वाली किरणें कौन सी होती हैं? तो धन किरणें होती हैं। ठीक, अब एक चीज और सोचिएगा कि मतलब प्रोटॉन या धन किरणों को खोज करने का विचार आया कहां से? तो एक चीज आपको पता होता है कि कोई भी परमाणु जो होता है ये स्वभाव से कैसा होता है? उदासीन होता है कि नहीं होता है? उदासीन होता है। कोई भी परमाणु स्वभाव से उदासीन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? माइनस की प्लस? माइनस। ठीक, देसिया गधा है, देखिए प्लस बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे प्लस पाया जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर माइनस पाया जाता है। और इतना हमको आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस पाया जाता है और परमाणु स्वभाव से कैसा होता है? उदासीन। तो उदासीन तब होगा जब जितना माइनस उतना प्लस भी पाया जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि अगर परमाणु उदासीन है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज हो चुका है और ये कैसा होता है? तो ऋणावेशित। ठीक, और अगर ऋणावेशित होता है तो इधर फिर ध्यान दिया गया कि स्वभाव से कैसा होता है? उदासीन। और कोई भी परमाणु उदासीन तभी होगा जितना माइनस है उतना प्लस भी पाया जाए। तो बोला गया कि मतलब इसमें जो है प्लस चार्ज भी पाया जाएगा। बात सुनिए। तो प्लस चार्ज के चक्कर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि हाँ सही में प्लस वाली किरणें पाई जाती हैं। इस प्रकार जो है धन किरणों की खोज हुई। बात समझ आई? कोई दिक्कत? आज यही छोड़ दीजिए, बाकी कल। हाँ।